नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। और हमने जैसे लास्ट टाइम वीडियो में संजीव जी के साथ बड़े डिटेल में बात करी थी कि देश में क्या होगा, आगे जाके क्या-क्या होगा। उसमें उन्होंने एक बात बोली थी अग्निवीर स्कीम की, कि अग्निवीर को भी यूज़ किया जाएगा भारत के गवर्नमेंट के खिलाफ। वहाँ पे कहीं लड़ाइयाँ कराने की कोशिश की करी जाएगी और ये ऐसा मुद्दा है, जिसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए संजीव जी को दोबारा से रिक्वेस्ट किया है आने के लिए, तो ये आ भी गए हैं। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, आपने बोला था एक बार कि जो अग्निवीर स्कीम है, उससे पहले आपने बोला था कि किसान आंदोलन को एक्टिवेट किया जाएगा, होना शुरू हो गया। आपने बोला था कि ये पानी की दिक्कतें आएँगी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिक्कतें आएँगी, आगे-आगे बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी आएगा और हमारे जो बड़े-बड़े शहर हैं, जो कोस्टल एरियाज़ के ऊपर, उसमें प्रॉब्लम्स आएँगी। हमने देखना शुरू कर दिया कि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। अभी आपने बोला कि जो ऑपोज़िशन है, वो भी अग्निवीर स्कीम को यूज़ करेगी मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा उस स्कीम के अंदर, जो लोग भी भ्रमित होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्लैरिटी की ज़रूरत भी है। सर, पहले तो ये समझाइए कि अग्निवीर स्कीम को ये स्पिन कैसे कर पा रहे हैं ऑपोज़िशन वाले और गवर्नमेंट उसका जवाब भी दे नहीं रही? ये चक्कर क्या है? देखिए सुमित जी, इलेक्शन के दौरान ऑपोजिशन ने स्पेशली राहुल गांधी ने ये बोलने की कोशिश करी थी कि ये लोगों के बीच में कि अग्निवीर स्कीम को गवर्नमेंट ने गलत तरीके से लागू करा है। और ये अग्निवीर स्कीम एक्चुअली में क्या है, ये जो बच्चे हैं जो कि 18 से 20 साल के बच्चे हैं जो कि अग्निवीर स्कीम में एनरोल होते हैं, इनको सिर्फ मजदूरी का काम करवाएगी, मजदूर बना के छोड़ देगी। इनसे इस अग्निवीर स्कीम से इनका कुछ खास फायदा नहीं होना, जबकि असलियत कुछ और है। ऐसा नहीं है कि ये मजदूर बना के छोड़ देगी। जितना भी आप देखिए कि आप जितने आर्म फोर्सेस में लोग जो ज्वाइन करते हैं, चाहे एनडीए के प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन करते हैं या किसी और सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन करते हैं, उसमें देखा गया कि हमारे ग्रामीण इलाकों से बहुत सारे लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनको सुबह के टाइम भागते हुए दिखते हैं, एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं, ट्रेनिंग करते हुए दिखते हैं। कई सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट भी खुल जाते हैं जो उनको वहाँ पे अपने ट्रेनिंग कैंप्स में बुला के उनको उस प्रोसेस के लिए ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से वो जो एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है या रिटन एग्जामिनेशन है, उसको आसानी से वो क्लियर कर जाए। तो वो उस टाइम कोचिंग सेंटर दुनिया भर के खुले हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर। मगर अग्निवीर स्कीम में क्योंकि इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि 4 साल के बाद जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम जितने भी अग्निवीर स्कीम में एनरोल करेंगे बच्चे, लगभग 40 से 45 हजार या 50 हजार बच्चे एनरोल करेंगे, उसमें 25% ही ऐसे रहेंगे जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस जैसे आर्मी, नेवल, एयरफोर्स में एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब अपोजिशन ने यही मुद्दा उठाया कि जो बाकी 75% जो बच्चे जिनको एब्जॉर्ब नहीं करा जाएगा, तो वो तो वापस मजदूर बन गए, मजदूरी के काम करेंगे, उनको कौन देगा? तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट ने इसको जब लॉन्च करा था, इसको एज एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश करी थी कि ये जो स्कीम हम लेके आ रहे हैं, इसको आने वाले टाइम पर धीरे धीरे इसका रिफॉर्म्स लाएंगे और इसको और धीरे धीरे बेटर करते चले जाएंगे। ठीक है, मगर शायद ऑपोजिशन उस चीज को वेट ना करते हुए कि अगर कल को गवर्नमेंट कुछ नई चीजें ले आती है और बेनिफिट दे देती है और अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन ले आती है, तो वो लाने से पहले लोगों को इतना भ्रमित कर दो कि वो इस स्कीम के साथ जुड़ ही ना पाए। अब इस स्कीम के पीछे 2-3 मकसद हैं गवर्नमेंट के निकालने के। एक एक स्पेशली जो इंडियन आर्मी की जो एज है, वो लगभग 32 साल की एवरेज एज है आज की डेट पे। और कॉम्बैट फील्ड के अंदर किसी को अगर लड़ना है तो यू नीड यंग ऑफिसर्स जो कि फ्रंट पे जाके कॉम्बैट को लड़े, और उसके लिए मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिजिकली चैलेंजिंग जॉब होता है, ये आसान काम नहीं होता। तो उसमें जितने यंग और फिट लोग रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा और उसमें रहना। तो इसलिए 18 से 20 साल के बच्चों को इसमें एनरोल करने की बात करी गई है। और 4 साल तक जब उनको ट्रेन करके एक सर्टिफिकेट देके एक लेवल पे लाया जाएगा, तो उसमें से जो होनहार 25% होंगे उनको आर्मी में डायरेक्ट एंट्री दे दी जाएगी, आर्म फोर्सेस में डायरेक्ट एंट्री दे दी जाएगी, जो कि नेक्स्ट लेवल तक वो अपने कैरियर को लेके जा सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि बाकी 75% का क्या करा जाए। देखिए, आर्मी के अंदर जो भी बच्चा जिस भी गांव से या जिस भी शहर से ज्वाइन करता है, वो उम्मीद उसको सबसे बड़ी इस बात की खुशी होती है कि उसको सरकारी नौकरी मिल गई है, चाहे वो आर्म फोर्सेस के लिए, देश के लिए सेवा करने जा रहा है तो सरकारी नौकरी ही ना। तो वो यूनिफॉर्म में अपने को बड़े जी सुमित जी, वर्दी में जाता है तो उसका सर गर्व होता है, एक गर्व होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो
जब वो 4 साल के बाद वापस लौटेगा, तो यहाँ पे तो दुनिया जीने नहीं देती है कि आस पड़ोस या लोग जीने नहीं देते कि आपके घर 4 साल के बाद वापस आ गया, वो 25% में सिलेक्ट नहीं हुआ, वो 75% में रह गया, जो बिना सिलेक्ट करे वापस आ गए। अब क्या करेगा आगे बच्चा? तो उस बच्चे का आगे करियर क्या होना चाहिए, किस फील्ड में उसे जाना चाहिए, ये बड़ा सोचने का एक विषय है कि क्या करा जाए। या तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह की पॉलिसी निकाले कि जहाँ पे वो जो 75% जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम निकालें, ताकि वो जो मेन स्ट्रीम है, इंडस्ट्री है, उसके साथ वो अपने को जो स्किल को सीख के रिट्रेन होके, री एजुकेट होके किसी लेवल तक 4-6 महीने का कोर्स करके, जो कि इस अग्निवीर कोर्स के खत्म होने, 4 साल की ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद ही वो भी कोर्स गवर्नमेंट अपनी तरफ से ही कंडक्ट करे। हर एक के कैलिबर के हिसाब से कोई किसी चीज में अच्छा हो सकता है, कोई किसी चीज में अच्छा हो सकता है, वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स उनको दे और उनको मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बनाने का एक मौका मिल जाए। अगर वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, तो उसके दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि गवर्नमेंट जो 25% की जगह पे 50% लोगों को अब्सॉर्ब करे आर्म फोर्सेस के अंदर। ठीक है ना? उससे क्या हो जाएगा कि जो ऑपोजिशन का जितना भी मुद्दा है कि भैया आप से 25% जॉब करने, ज्यादा करने चाहिए, एक तो वो बात खत्म हो जाएगी। अब फिर ऑपोजिशन ये लेके आएगी जी 50% का क्या होगा। तो एक चीज ये भी हो सकती है, देखिए हिंदुस्तान में जो टोटल आर्म फोर्सेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मिला के लगभग 14-15 लाख है इस वक्त। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट लगभग इतना ही है, जिसमें मैक्सिमम जो फोर्सेज है वो लैंड फोर्सेज की, आर्मी की है। इसके अलावा कुछ बहुत सारी गवर्नमेंट की अलाइड फोर्सेज हैं, जैसे असम राइफल्स होगी, आईटीबी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स हो गया, आईटीबीपी हो गया, और आपका सीएसआई हो गया, और भी कई सारी हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, बीएसएफ हो गया। तो ये जो अलाइड फोर्सेज है, ये भी लगभग पूरे, इसके अलावा और भी कई फोर्सेज हैं, और उनकी भी जो संख्या है पूरे इंडिया में सबसे 10 से 12 लाख के बीच की है। तो उनके अंदर भी ऑब्जॉर्व इनको करना चाहिए। जो बाकी 50% जो बच रहे हैं, उसके अंदर उसमें जो कीजिए 25% ये फोर्सेज ऑब्जॉर्व कर ले। अब जितने भी ये इंडिपेंडेंट फोर्सेज हैं, लाइट फोर्सेज हैं, उनका भी एग्जामिनेशन लेने का एक अपना ही तरीका है। तो क्या उनके पैसे नहीं बचेंगे एग्जामिनेशन लेने के? लाखों करोड़ रुपए वो बचाएंगे अगर यहाँ से डायरेक्टली रिक्रूटमेंट लेते हैं, कि ये बच्चे ऑलरेडी कॉम्बैट के लिए ट्रेंड हैं, फिजिकली फिट हैं, आर्म्स एम्युनिशन को हैंडल करना जानते हैं। सिर्फ उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो एथोस है, वर्किंग स्टाइल है, उसके बारे में ट्रेनिंग देने में इनको 2-4-5 हफ्ते का टाइम लगेगा, जो कि जिसमें ट्रेन हो जाएंगे और वो वहां का काम संभाल सकेंगे। तो एक काम ये करा जा सकता है कि एक सबसे पहले तो 25% से 50% कर दिया जाए, और बाकी 50% जो बचता है उसमें 25% ये बाकी अलाइड फोर्सेज हैं जो वहां पे एब्जॉर्ब हो सकती है। हाँ, लेकिन सर, हाँ जी, जो आपने बोला ना अभी, मैं गवर्नमेंट के लोगों से मैंने बात करी है कि भाई आप इसको 25 को 50 क्यों नहीं करते हो, या ये जो बाकी 75% लोग हैं ये बाहर जाकर क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई ये आज भी ये गांव में जो है, जो पढ़ते नहीं है 10th या 12th के बाद, ये अभी भी क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं। कहीं ना कहीं कंपनियों में जाकर किसी कोई छोटी मोटी अगर कोई फैक्ट्री होती है इनके एरियाज में, वहां पर कोई छोटी मोटी ये जॉब करते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हम इन्हें आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक आर्मी की ट्रेनिंग है, तो कहीं न कहीं जाकर ये जो अभी आज की डेट में फैक्ट्री में जाकर छोटी-मोटी मशीन का काम करते हैं, उससे बेटर ही ये ज़िंदगी कर सकते हैं। प्लस हमने 12-13 लाख रुपए भी दे दिए इनको, और बाकी कुछ फैसिलिटीज़ भी दी हैं, जिसके कोई काम भी करना चाहें, तो ये काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच समझ कर इस स्कीम को लागू किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट का पक्ष कुछ और है, विपक्ष ने बिल्कुल ही उल्टा करके दिखा दिया, और कहीं न कहीं एक कोशिश करी है राहुल गांधी स्पेशली उसने, कि कहीं आर्मी में लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, कि जो ये अग्निवीर के लोग हैं, यही मेन आर्मी के लोगों को घर में ही मारना शुरू कर दें, और जब लड़ाई होती है, आर्मी के लोगों के बीच में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो बाकी की जो दुश्मन कंट्रीज हैं, उनको तो मौका मिल जाएगा हमारे ऊपर चढ़ाई करने का और यहाँ जीतने का। और यही कई काम राहुल गांधी भी करने की कोशिश कर रहा है। इसको भी तो कवर करना चाहिए सर, गवर्नमेंट को भी। सुमित जी, देखिए वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो इसमें कामयाबी नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? और वही एथोस अग्निवीर की ट्रेनिंग के अंदर ही रहेगा सबसे पहला कि ठीक है, आपको जो स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्म्स एम्युनिशन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट उससे भी ऊपर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है।
तो डिसिप्लिन से हटके मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कहीं पे भी आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट चले जाएंगे या उनको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो एक दरार पैदा करने वाली बात है जिसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं उस बात पे अभी भी कायम हूं कि अगर जितने भी परसेंटेज ऑफ अग्निवीर जो कि आर्म फोर्सेस द्वारा 4 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जोड़ना चाहिए। या तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए, 25 से 50 करी जाए, और बाकी कुछ परसेंटेज जो है 20-25% जो है वो अलाइड फोर्सेज जो है, बीएसएफ हो गई या फिर आईटीबीपी हो गई या असम राइफल्स हो गई, और भी जो भी हैं इंडिया के अंदर अलाइड फोर्सेज, उसके अंदर एब्जॉर्ब करें। या जो भी बच जाते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू ट्रेन करके अदर देन कॉम्बैट फील्ड की में एब्जॉर्ब करने के बजाय आर्मी के अंदर और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे उनको एब्जॉर्ब करा जा सकता है। ठीक है ना? या उनको इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करा जाए, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करा जाए, जहां पे इस टाइप के लोगों को डायरेक्टली हायर करा जाता है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की ही बात कीजिए, जहां पे 5.5 साल में एक ऑफिसर जो है मेजर की रैंक पे रिटायर हो जाता है। बट शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या है कि मैक्सिमम लोग जो सिलेक्ट होते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, वो ग्रेजुएट्स होते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई का लेवल भी ज्यादा होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी ज्यादा होता है। अगर कंपेयर करें जाए 17-18 साल के बच्चे जो कि अग्निवीर में एनरोल हो रहे हैं उनके कंपैरिजन में, जब ये इन ऑफिसर्स के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि 5.5 साल के बाद अगर आपने आगे के एग्जाम नहीं क्लियर करा तो वी विल बी रिटायर्ड एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन जो भी उस टाइम पे आपने अचीव कर रखी होगी। तो उसमें ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 95% एंड अबव जो लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो वो जो ओपन इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको भी बड़ी तकलीफ होती है अगर वो नया स्किल सेट्स को नहीं अडॉप्ट करते, अपने आप को रिट्रेन नहीं करते हैं, जो क्योंकि उनका एजुकेशन उनका सबसे बड़ा सहारा उस टाइम पर रहता है। तो वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को ओपन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को एब्जॉर्ब करवाने में कामयाब हो जाते हैं। ये चीज शायद इन बच्चों के साथ एक ड्रॉबैक रहेगा क्योंकि इनका एजुकेशन का लेवल से 12वीं तक का ही माना जाएगा 4 साल की ट्रेनिंग के बाद भी। इनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा 12वीं का ही मिलेगा। अगर इसके साथ में 6 महीने का स्किल सेट की ट्रेनिंग और दे दी जाए किसी भी फील्ड की, जो भी इस बच्चे में हुनर है उसके हिसाब से, आफ्टर द 4 इयर्स पीरियड जितने भी लोग एब्जॉर्ब नहीं होते उनको दे दी जाए, तो वो लोग आसानी से इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये भी करना शायद बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इनके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं, मैं खुद सोच रहा था पहले कि गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है कि 4 साल के बाद इनको निकाल दिया जाएगा 75% को। या तो 4 साल का जो टाइम फ्रेम है इसी को लंबा कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे और एब्ज़ॉर्ब किया जाए, और जो 12th का सर्टिफिकेट है इसे भी अगर अपग्रेड किया जाए, स्किल्स को साथ में जोड़ा जाए, तो ये स्कीम बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन मैंने इसका फेलियर भी देखा है। चाइना के अंदर भी यही पॉलिसी थी। यहाँ पर जो ये अग्निवीर टाइप जो बच्चे आते हैं, वो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। उन्हें लगता है कि भई अगर मैं मर जाऊँगा, तो मुझे तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, मैं अपनी जान इस देश के लिए क्यों दूँ? तो मुझे वो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा कि जिसको बोलते हैं कि यार देश के लिए इसने अपनी जान दे दी, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी लड़ाई वाला काम वो नहीं करते। रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी हमने देखा कि रशिया के पास भी ऐसे अग्निवीर के लोग थे। उन्होंने लड़ाई ही नहीं करी, और लड़ाई करने गए भी तो इतना ट्रेंड नहीं थे, उनकी जान जल्दी चली गई और इक्विपमेंट का भी लॉस हुआ रशिया को। आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं जैसे अमेरिका है वहाँ पर भी यही स्कीम है, और वहाँ पे जो लोग आर्मी से निकल के बाहर जाते हैं, तो वो इतना खुश नहीं रहते, और आपको मालूम है कि वहाँ पर जो पोस्ट ट्रॉमा जो रहता है आर्मी के अंदर, लोगों के अंदर, वो सबसे ज़्यादा रहता है। कहीं न कहीं भारत भी उसी पॉलिसीज़ को कॉपी कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया गया या स्टडी नहीं किया गया, ऐसा नहीं लगता आपको? सुमित जी, हाँ, आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि वर्ल्ड ओवर जिन जिन कंट्रीज ने सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम्स रखी है उनके अंदर फेलियर रेट्स काफी ज्यादा रहे हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। और आफ्टर द टेन्योर खत्म हो जाता है तो आफ्टर उसका जो ट्रॉमा रहता है लोगों के दिमाग में, वो जो सिस्टम की हार्डशिप फेस करता है लाइफ को जीने में, वो एक बहुत तकलीफदायक होता है। तो उसी देखिए,
इंडिया के अंदर बहुत अच्छी बात है, इस टाइप के लोग चीज ला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉम्बैट के लिए या आर्म फोर्सेस के लिए रेडीनेस रहेंगे कंट्री में, जब चाहे कंट्री को यूज कर सकती है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिया बहुत सारे हॉस्टाइल नेबर्स के साथ बॉर्डर्स शेयर कर रही है, तो किस टाइम पे क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता, तो इस टाइप की अवेलेबिलिटी कंट्री के अंदर रहनी चाहिए, और यंग यंग फोर्सेस की होनी चाहिए, ना कि एजेड फोर्सेस की। तो अग्निवीर वो जो वैक्यूम है वो कहीं ना कहीं फिल अप करने की कोशिश कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, at the same time government has should also look into the these factors कि एक बारी ये जो बाहर आते हैं तो उनको उनका एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इनकेस वो आर्म फोर्सेज में एब्जॉर्ब नहीं रहते होते, जो नहीं हो पाते, उनको मेन स्ट्रीम में किस तरीके से जोड़ा जाए। अगर उस चीज की जवाब गवर्नमेंट दे देती है, उसके बारे में उनका कोई प्रोसेस है, कोई रिफॉर्म्स है, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ वो तरीका निकालते हैं जिससे कि ये इन लोगों की जिंदगी अपने 4 साल की टेन्योर के बाद अगर आर्म फोर्सेज में नहीं एब्जॉर्ब होते तो आसान करने का तरीका बनाया जाए, उनको और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उनको ऑन ट्रेन करा जाए। तो उस तरीके से मेरा मानना है कि ये स्कीम बहुत अच्छी हिट हो सकती है, बहुत अच्छी स्कीम है, बट इसको थोड़ा सा रीस्टडी करना, रीपॉलिश करना, नए उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकालना, जिसको इसको और स्ट्रेंथन करा जाए और इसको अच्छी तरीके से बना के सामने लेके आया जाए, ये करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। देखिए, मेरी गवर्नमेंट के लोगों से बात हुई है कि भी अब अग्निवीर स्कीम को लेकर आ रहे हैं, 4 साल के बाद क्या होगा? तो उनका मानना है, जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया कि वी आर सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्रीज़, चाइना है, पाकिस्तान है, हमारा कोई ना कोई 36 का आंकड़ा रहता ही है उनके साथ। लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो आर्मी के लोग हैं वो बोलते हैं कि कभी भी लड़ाई होगा तो वो टू फ्रंट लड़ाई नहीं होगी, वो 2 एंड अ हाफ होगी। यानी कि हमारे देश में भी जिहादियों की कमी नहीं है। अब इनसे लड़ने के लिए आर्मी बॉर्डर पे लड़ेगी या पीछे घूम कर देखेगी कि भई हमारे घर पे पीठ में वार तो नहीं किया जा रहा। तो जो गवर्नमेंट क्या है, उनका सोचना ये है कि घर-घर में फौजी होगा। तो इसीलिए अग्निवीर को क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग अगले 3-4 सालों में, 5 सालों में एक युद्ध होगा भारत का इन लोगों के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ। तो जो घर के अंदर भेदी हैं हमारे, जिसको जिहादी बोलते हैं, उनसे लड़ने के लिए जब हमारे घरों में, हर एक घर में एक-एक फौजी होगा या हर एक गाँव में कुछ फौजी होंगे, तो लड़ाई करनी आसान हो जाती है। तो उनका सोचना कुछ और है, और ऑपोजिशन को और ये जिहादियों को भी मालूम है कि मोदी जी अगर अग्निवीर खड़े कर रहे हैं, वे फौज खड़ी कर रहे हैं हर गाँव में, हर शहर में, हर गली में। तो इसीलिए इसका विरोध भी किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि मोदी गवर्नमेंट कहीं न कहीं इस नैरेटिव को लोगों तक पहुँचाने में असफल रही है? बिल्कुल असफल रही है। इनको खुले शब्दों में बताना चाहिए था कि उनका इसके पीछे मकसद क्या है। देखिए, अग्निवीर स्कीम में जितने लोग लिए जा रहे हैं, वो तो इस बेस पर थोड़ी दिए जा रहे हैं कि वो किस समुदाय से आ रहा है सामने वाला। वो तो ये देख रहे हैं कि इंसान कितना फिट है, क्या इसके अंदर वो क्वालिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर समुदाय की है, तो जाहिर है उस समुदाय के लोग ज्यादा आएंगे अग्निवीर स्कीम में। दूसरे समुदाय के जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, वो उसमें तो थोड़े कम आएंगे, वो आएंगे सारे, हर टाइप के लोग आएंगे इसके अंदर। अच्छा, मेरे मेरे घर के पड़ोस में अगर कोई आर्मी वाला रहता है, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो, तो मेरे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि कल को कुछ भी कोई हादसा होता है मेरे घर के आसपास, ही विल बी द फर्स्ट पर्सन जो कि मेरी मदद को आएगा, या यस। सोसाइटी की मदद को आएगा, कॉलोनी की मदद को आएगा। अगर सपोज कीजिए अग्निवीर के जो लोग हैं जिनको जॉब आर्मी में नहीं करा गया, वो जब अपने गांव में जाएंगे, जो भी काम करेंगे, जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, जहां भी रहेंगे, तो क्या वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देगा आसपास के लोगों को? सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, ठीक है ना, कि उनको ये पता रहेगा, थोड़ा सा सेफ महसूस करेंगे उस गांव के लोग, उस शहर के लोग, उस कॉलेज लोकेलिटी के लोग कि नहीं, हमारे बीच में कम से कम 15-20 अग्निवीर बैठे हैं, या 100 अग्निवीर बैठे हैं, 4 अग्निवीर बैठे हैं, जो कि कल को कोई मुसीबत आती है तो वो डट के इसका सामना करेंगे। तो ये भी गवर्नमेंट की एक सोच है, जो कि बहुत अच्छी सोच है। देखिए, हर कोई इंसान, जैसे मेरे जैसे इंसान को अगर बोल दिया जाए भाई साहब आप ये बंदूक पकड़ के सिर्फ चार से सामने से 4 गुंडे आ रहे हैं, चला दोगे, तो शायद मैं चला तो दूंगा मगर मेरे निशाना सही ना जाए, ठीक है ना, हिम्मत करके चला दो, मेरा निशाना सही ना जाए, तब तक जब तक मैं चलाऊं तो शायद वो मेरे पास वार करने में कामयाब हो जाए, या मैं सफल हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता। बट इनकेस अगर अग्निवीर होगा तो सामने वाला आदमी अटैक करने से पहले सोचेगा कि यहाँ पर अटैक करूंगा तो मेरा नुकसान होना निश्चित है। तो वो 10 बार ही सोचेगा उस जगह पे जाने के लिए जहां पे इस टाइप के लोग अग्निवीर लोग रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम सोची है कि देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका भी हिस्सा बनेंगे।
तो कहीं ना कहीं पे शायद ऑपोजिशन को वो चीज पसंद आ नहीं रही है, जो जिन लोगों ने देश के अंदर तमाशा करना है या गड़बड़ी फैलानी है, शायद वो आने वाले 4 से 5 साल के बाद वो ये चीज नहीं कर पाएंगे जिस स्केल पे आज करने में वो कामयाब होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट मीन्स स्कीम बढ़िया है, लेकिन थोड़ी-सी ट्विकिंग करनी ज़रूरी है। उसके अंदर हाँ या जी। तो इन लोगों को एब्ज़ॉर्ब कैसे किया जाए अपने देश में, अपनी आर्म्ड फोर्सेस में, या इनकी स्किल्स को और अपग्रेड करके इनको और कहाँ पर लगाया जा सकता है और कौन-सी मिनिस्ट्री में जोड़ा जा सकता है, या कोई और भी काम हो सकते हैं जिसमें इनको एब्ज़ॉर्ब किया जा सकता है। ये काम गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम इसलिए अच्छी है कि घर-घर में फौजी होगा तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस लोकेलिटी में भी आनी शुरू हो जाएगी कि एक फौजी है मेरे एरिया में, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से सो सकता हूँ। तो दोनों तरफ से वी कैन अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट की तरफ से सोच अच्छी थी, इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया गया, या उसके अंदर चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, जो आपने बताई हैं। मैंने एक बार पहले भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाया था। अश्विनी स्वैज जी जो मेजर जनरल रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारा पॉइंट्स बताए थे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट समझेगी चीज़ों को और लोग भी समझेंगे कि जो ऑपोजिशन हमें भ्रमित करने के लिए ये सारे कुछ कर रही है, इट इज़ ओनली टू डिवाइड अस, ताकि कोई भी प्रॉपरली चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से बनकर आती है हमारे फ़ायदे के लिए, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सके और उनका जो घटिया एजेंडा है, देश को तोड़ने का, देश को बाँटने का, वो उसके अंदर वो सफल हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले जीत किसकी होगी? मुझे हमेशा लगता है कि सच्चाई की ही जीत होती है, बुराई का नाश होता है। ऑपोजिशन वाले बुराई सोचते हैं इस देश के लिए, उन्हीं का नाश होगा और ये गवर्नमेंट कहीं न कहीं हमारी बात को समझेगी भी, जो सभी उनको बोलने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी की मैं आदत को जानता हूँ, 2 बार मैं मिला हूँ लाइफ में, वो बहुत पेशेंटली सुनते हैं, कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं और उसके बाद एकदम से अपना डिसीज़न भी वो दे देते हैं। मुझे लगता है कि अब जैसे हम सभी लोग लगे हुए हैं उनको हिलाने के लिए, इस मोदी जी ये कुछ चेंजेज़ करने वाली हैं, इन्हें जल्दी ना कर लो। तो आपने जैसे समझाया अभी संजीव जी, ये मोदी जी सुनने वाले हैं और आपको मुझे लगता है इनवाइट भी करने वाले हैं कि तुम ही ये स्कीम बना के दे दो, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अब उम्मीद करते हैं वो दिन जल्दी आए जब आप अग्निवीर स्कीम को पूरा चेंजेज़ करवाकर इम्प्लीमेंट करवाने में लगे होंगे। और वैसे भी आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन समझ सकता है, शक्ल ही आपकी मोगामो से मिलती है। तो मोगामो को मालूम है कि खतरा कहाँ से आता है, उससे लड़ना कैसे है। तो आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दैट। थैंक यू सर, जैसे समझाया आपने। अगले वीडियो में दोबारा से ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर दोबारा से बात करेंगे डिटेल में कि भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उसको कैसे ऑपोजिशन पार्टीज़ यूज़ कर रही हैं, इस देश को बाँटने के लिए, काटने के लिए और अपनी सत्ता चलाने के लिए। We will talk about that in details in the next videos. But today, thank you so much for joining and Jai Shri Ram. जय श्री राम सुमित जी, इट वाज अ प्लेजर। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.